कुछ घरों के दरवाजों के पीछे सिर्फ लोग नहीं, राज भी रहते हैं। कुछ ऐसे राज जो वक्त के साथ तब तो जाते हैं पर मिटते नहीं। स्वागत है मित्रों उन कहानियों में जहां रात चुप रहती है पर दर बोल उठता है, जहां हर सांस किसी भूल भुलैया का रास्ता बन जाती है और जहां सच कभी कभी जिंदा लोगों से ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं हूं ब्लैक मॉन्क और आप तैयार हो जाइए एक और अनसुनी दास्तां के लिए। 3 चचेरे भाई राजस्थान के एक छोटे से शहर में नीट की तैयारी करने आए थे। उन्हें लगा एक नया शहर, एक नया घर उनकी ज़िंदगी की शुरुआत बनेगा। लेकिन जहां वे गए वहां हर रात एक पुरानी मौत जागती थी। हर दीवार कुछ कहना चाहती थी और छत के ऊपर कुछ था जो अब भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उनकी सच्ची यादों का वो हिस्सा है जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे डर के लिए जो सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से महसूस होता है। राजस्थान के एक छोटे से ज़िले आउटर एरिया में एक पुराना शांत सा 2 BHK मकान था। पतली गलियों से उसका नाता था। एक ऐसा घर जो पहली नज़र में तो सस्ता और अच्छा लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। ये कहानी है 3 चचेरे भाइयों आदित्य, राघव और नमन की, जो नीट की तैयारी के लिए यहाँ शिफ्ट हुए थे। उनका सोचना था दूर शहर से शांत जगह पे फोकस मिलेगा, पीस मिलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जहाँ वे जा रहे थे वहाँ शांति सिर्फ कब्रों में होती है। जिस दिन वे घर में आए लैंडलॉर्ड ने एक अजीब सी बात कही, ऊपर वाला हिस्सा मत खोलना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सफाई करनी है तो खुद करो। आदित्य ने आंखों से देखा कि ऊपर के कमरे की चाबी तो दी ही नहीं गई। मकान मालिक के चेहरे पर साफ साफ दर्द दिख रहा था, जैसे वो उनसे कुछ छुपा रहे हो। खास बात ये थी कि जब भी वे लोकल ढाबे से खाना मंगवाते या लेने जाते तो बावर्ची पूछता, क्या आप वही छत वाले घर में रहते हो? जैसे उनका एड्रेस एक वार्निंग हो। आदित्य ने घर का एक अलग कमरा लिया, थोड़ा कॉर्नर में, और पहली रात ही उसे एक डंप गीली सी स्मेल महसूस हुई, जैसे पुराने कपड़ों में सड़ापन घुसा हो। रात को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। राघव और नमन ने आदित्य से कहा, तू ओवरथिंक कर रहा है भाई, नया घर है, आदत नहीं है, इसलिए तू हड़बड़ा गया है। लेकिन अगले दिन आदित्य ने अपना साफ किया हुआ बर्तन सिंक में वापस गंदा पड़ा पाया, जैसे कोई जानबूझ के उसकी मेंटल पीस तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन बाद आदित्य को हर रात एक सपना आने लगा। एक छोटा बच्चा, उसकी माँ और एक आदमी तीनों झगड़ा करते, चिल्लाते और फिर एकदम से खामोशी छा जाती। सपने के आखिरी सीन में हर बार एक झूलती लाश दिखती, कभी माँ की, कभी आदमी की और कभी उनके बच्चे की। आदित्य डिप्रेस्ड होने लगा, खाना छोड़ दिया, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लगे। उसकी आंखें अब अंदर से खोखली होती जा रही थी। फिर नमन का बर्थडे आया। वो आदित्य को खुश करने के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। सब कुछ ठीक था जब तक आदित्य रूफ पर नहीं गया था। आदित्य को ऊपर से आवाज़ें आने लगी, किसी औरत और बच्चे के रोने की और एक आदमी के चिल्लाने की। सीढ़ियों पर चलकर आदित्य ने उस आवाज़ का पीछा किया। फिर वो छत के उसी रूम पर पहुंचा जहां उन लोगों को जाने से मकान मालिक ने
ऑलरेडी मना किया था। उसने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ एक औरत और एक बच्चा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा जैसे कई महीनों से सोए नहीं हो ऐसा मालूम पड़ रहा था। आदित्य की आंख झपकते ही दोनों लोग गायब हो गए। फिर उसी रात जब आदित्य सो गया, सपने में वही आदमी फिर से आया जो उसके सपने में अक्सर दिखाई देता था। उस आदमी ने आदित्य से कहा, ऊपर आओ वरना सबको ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो चला गया और उसकी नींद खुल गई। फिर एक दिन जब घर में सिर्फ आदित्य था और कोई नहीं, उसे एक शॉवर चलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो देखा बाथरूम खाली था, लेकिन फ्लोर पूरा गीला था, जैसे कोई अभी अभी नहा के गया हो। रात को राघव ने आदित्य की चिंता में उसके कमरे में सोना डिसाइड किया। अगली सुबह राघव चिल्ला कर उठा, मैंने वही सपना देखा था, वो झुलती लाश, वो बच्चा, वो चिल्लाते चेहरे। फिर सब डर गए, पर तब तक नमन कुछ अलग ही बन चुका था। पहले जैसा मजाक करने वाला नमन अब हर बात पे गुस्सा करता, चीखता और छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगता। एक दिन उसने राघव का गला दबा दिया बिना किसी वजह के। और उस रात आदित्य ने हॉल में देखा एक औरत की लाश फैन से लटकी हुई झूल रही थी और नमन अपने रूम में रोता हुआ हंसा जा रहा था, जैसे दो अलग चेहरे उसके अंदर लड़ रहे हों। ये सब रेगुलर होने लगा और उसके बाद एक सपने में आदित्य की कुल देवी एक सुंदर कन्या के रूप में आई। उन्होंने बोला, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम भाइयों के सर पर मेरा हाथ है, इसलिए अभी तक जिंदा हो, मगर देगी तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अगली सुबह आदित्य ने राघव और नमन को उठाकर इस सपने के बारे में सब कुछ बताया। राघव वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गया, लेकिन नमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ रहूँगा, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर राघव को समझ में आ चुका था और उसने तुरंत पुरोहित जी को कॉल किया। फिर उसने उनको सारी कहानी बताई और जो उन्होंने राघव से कहा, उस बात ने राघव और आदित्य दोनों को हिला दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा भाई अब नमन नहीं, वो सुमेर सिंह है। राघव और आदित्य सोच में पड़ गए कि आखिर ये सुमेर सिंह कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ा है। कुछ समय बाद पुरोहित जी भी वहाँ आ गए और उनको देखकर उनके पीछे पीछे मकान मालिक भी उन तीन भाइयों के पास पहुँच गया। मकान मालिक ने फाइनली सब कुछ बताया कि कई साल पहले एक आदमी सुमेर सिंह उसकी पत्नी और बच्चे के साथ इस घर में रहता था, पर वो फाइनेंशियली वीक था और इसी के चक्कर में घर में रोज फाइट्स और स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण उन्होंने कलेक्टिव सुसाइड किया। लेकिन उनकी लाश तो मर गई, पर उनकी आत्माएं यहाँ से कभी गई ही नहीं। मैं तुम लोगों को टेस्ट के रूप में लाया था। मुझे कंफर्म करना था कि ये सब कुछ वैसे ही है जैसे सुना था। ये सब सुनने और कहने के बाद पुरोहित जी ने अपना काम करना शुरू किया। नमन को बेहोश किया और पुरोहित जी ने उसे एक अनुष्ठान के लिए तैयार किया। एक हवन कुंड बनाया गया, मंत्र उच्चारण अब शुरू हो चुके थे। तभी नमन के शरीर से सुमेर सिंह की आवाज आई, ये घर मेरा है, कोई यहाँ नहीं रहेगा। मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे और मेरे परिवार को मरने पर मजबूर कर दिया। पुरोहित ने कहा, कुल देवी का आशीष इस पर है, तू जा नहीं सकता जब तक इस बर्तन में तू कैद नहीं होता।
अनुष्ठान के अंत में पुरोहित जी ने सुमेर सिंह की आत्मा को उस बर्तन में बंद कर दिया और उस बर्तन पर धागे वगैरह बांधकर आदित्य और राघव को देते हुए पुरोहित ने कहा, बर्तन को दूर एक नदी में फेंक आओ, पर याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों को बिना पीछे देखे इस बर्तन को लेकर घर से निकलना है। फिर जब आदित्य और राघव घर से निकले तो एक बच्चे के रोने की आवाज बार बार पीछे से आ रही थी। पापा मुझे छोड़ के जा रहे, पापा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे, मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे पापा, पापा। लेकिन दोनों ने एक भी बार मुड़ के नहीं देखा और फाइनली उस बर्तन को दूर की एक नदी में विसर्जन कर दिया। उस घर की नीचे वाली फैमिली भी उसी रात मूव आउट कर गई और वो तीनों भाइयों ने अपना आधा सामान भी वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से तुरंत निकल गए। नमन धीरे धीरे ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद तीनों अपने होम टाउन लौट गए। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उनकी सिर्फ नीट प्रिपरेशन नहीं, उनकी सोच, उनकी बॉन्डिंग और उनका बिलीफ सिस्टम बदल दिया। आदित्य ने कहा, कुछ सवालों के जवाब साइंस के पास नहीं होते, उन्हें सिर्फ समय, श्रद्धा और साहस से जीत सकते हैं। वे तीनों आज भी उस घर का नाम नहीं लेते, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ब्लैक मॉन्क, द वॉइस ऑफ अनस्पोकन साइलेंस।